हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर एनसीईआरटी को मैं फॉलो करता हूं और एनसीईआरटी से रिलेटेड फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं या जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी को मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है, और जो भी चैप्टर मैं पढ़ाता हूं उसमें ईच एंड एवरी टॉपिक को मैं डिस्कस करता हूं, जिससे आपका एक कंप्लीट लेक्चर आपको मिल सके। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। फिलहाल तो मैं बता दूं कि अभी मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, लाइक और अनलाइक नेचर क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए इस वीडियो को। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी से पहले आपको समझना जरूरी है कि एनर्जी क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक है ना, किसी भी कार्य के करने की क्षमता को क्या कहते हैं जी? एनर्जी कहते हैं ना। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे तूने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो इतने सारे एनर्जी का फॉर्म पढ़ा था, तो उसमें एक और टर्म आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब कहोगे सर इसका परफेक्ट डेफिनेशन तो ये नहीं हुआ। परफेक्ट डेफिनेशन तो हुआ कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन होता है यार। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को बोलते हैं। कहोगे सर इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो कह सकते हो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, वह फॉर्म ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गया? तो वह फॉर्म ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रिंसिपल पे वर्क करे उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली टू टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या फिर इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। ओके, और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो देखो, सबसे पहला हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रो का सेंस क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी, और स्टैटिक मतलब क्या हो गया? रेस्ट। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ना बोल के हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी आपने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी वही फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रिंसिपल पर वर्क करेगा। ठीक है ना, मतलब टोटली कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस करेगा बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक का सेंस हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इस करंट मतलब हो गया फ्लो या फिर मोशन कह सकते हो। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्जेज होंगे वो क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? करंट मतलब क्या होता है जी? फ्लो। ओके, फ्लो कह सकते हो, मोशन कह सकते हो, मूविंग कह सकते हो, मूविंग नेचर कह सकते हो। तो खैर, अभी हम यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके जो नेम है, इसके नेम को हमने ब्रेक करके दो चीज़ हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। एक लिखा इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरा लिखा रेस्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट। मतलब वह ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन उन इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं जो कैसे होते हैं? रेस्ट में होते हैं। ठीक है, तो वो उन इलेक्ट्रिक चार्जेस को बताता है जो कैसे होते हैं? रेस्ट में। ठीक है, तो कह सकते हैं क्या कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या है? यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के बगैर इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता यार। इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी। मतलब यहाँ पे कह सकते हो क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे, क्योंकि दो ही कंडीशन होगा, या तो रेस्ट या तो मोशन। जब रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स जब मोशन में हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखना, सपोज कर लो कि यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है। ठीक है ना, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। ओके, ये पॉइंट ए से मूव करके बी तक आता है। जब ये पॉइंट ए से बी तक आएगा तो आप जानते हैं कि कुछ टाइम लगेगा ना। बिना टाइम का यूज किए कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे को यहाँ से मूव करके थोड़ा सा मूवमेंट करना है, थोड़ा आगे जाना है, मैं यहाँ से यहाँ तक आऊँगा तो कुछ टाइम लगेगा। अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो भी यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा। ओके,
अगर मैं डस्टर को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराता हूँ तो भी कुछ टाइम लगेगा। मीन्स कहने का सेंस यह हुआ कि कोई भी बॉडी यदि मूव करेगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, बिना टाइम का यूज किए कोई बॉडी मूव नहीं कर सकती है। बात क्लियर हो गया? तो यहाँ पर भी जो चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे वहाँ पर भी कुछ टाइम लगेगा। यकीनन अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो जो चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे उन चार्जेस के द्वारा कुछ टाइम का यूज किया जाएगा, क्योंकि जब तक टाइम का यूज नहीं होगा चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम बोलते हैं क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है हम आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आई इक्वल्स टू होता है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम टेकन। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि जब चार्जेस फ्लो करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि लिख सकते हैं Q अपॉन T, तो इस फार्मूले को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, यहाँ पर देखो जो चार्ज है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। ओके, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकंड। ओके, या फिर इसी को हम बोलते हैं एम्पियर। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर कहते हैं। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो आप यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल यूनिट पढ़ेंगे और डिराइव्ड यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, दो तरह के यूनिट होते हैं। खैर अभी आप इतना समझिए कि ये जनरली इसका जो मेन यूनिट हुआ वो एम्पियर हुआ, लेकिन हम कूलम पर सेकंड में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। खैर अगर कूलम पर सेकंड के रिस्पेक्ट में तुम इसे डिफाइन करना चाहते हो तो इसके लिए देखो कैसे डिफाइन करेंगे। अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड तक लगातार मूव करे, ओके, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड तक मूव करेगा तो वहाँ पर जितना कह सकते हो चार्ज में फ्लो हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही क्या कहलाएगा, एम्पियर कहलाएगा। तो सिंपली कह सकते हैं क्या कि इसका ऐसा यूनिट एम्पियर भी होता है और इसका ऐसा यूनिट कूलम पर सेकंड भी हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये चीज़ तुमने समझ लिया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे फ्लो करते हैं। ठीक है, अब एक और बात बताता हूँ आपको, मैं बार बार एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या यार। जनरली इट इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स अराइजेस। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वह प्रॉपर्टी, किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो अभी यहाँ पे, तो आपको ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का अस्तित्व ही इसी से है, इलेक्ट्रिक चार्ज से ही है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानना नेसेसरी है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज एक बार फिर से समझते हैं क्या होता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स अराइजेज। ओके, किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स अराइज होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, देखो बाय कन्वेंशन कहा गया है कि चार्जेस दो तरह के होते हैं। ठीक है ना, चार्जेस कितने, दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। हमने बोला बाय कन्वेंशन कहा गया है। बाय कन्वेंशन क्यों बोला भाई, क्योंकि किसी ने आज तक चार्ज को देखा नहीं है। ठीक है ना, बस हमें पता है कि चार्ज होता है, चार्ज क्या होता है नहीं पता, बस चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज कितने तरह का होता है, दो तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि कोई चार्ज है यहाँ से फ्लो कर रहा है तो इसका सिंबल ऐसे दिख रहा है, या कोई चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है इसका सिंबल ऐसे दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। ठीक है, ऐसा कभी देखा है क्या किसी ने, किसी ने भी नहीं देखा होगा। तुम कह रहे हो सर हमने तो देखा है कि जो बैटरी लगा होता है या हमारे घर में जो इन्वर्टर की बैटरी है, यहाँ पर ऐसे एक दो चीज़ें दी हुई रहती हैं, एक हमारा पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो यहाँ पर लिखा रहता है पॉजिटिव, इसका लिखा रहता है नेगेटिव। तो अब ये तो रिप्रेजेंटेशन है ना यार, ये तो बस बताया गया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल है। अच्छा तुमने देखा क्या कि तार जो हमने जो वायर लिया उस वायर में प्लस चार्ज मूव कर रहा है या माइनस चार्ज मूव कर रहा है, नहीं देखा है ना। तो चार्ज को किसी ने देखा नहीं है, तो बाय कन्वेंशन कहा जाता है कि जो चार्जेज होते हैं वो बेसिकली टू टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ये किस बेसिस पे कहते हैं इस चीज़ को बताता हूँ आपको। जनरली जो साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया था। आप आगे जाएंगे क्लास 12 में इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर ही
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और जनरली कह सकते हो कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वही पढ़ना है हमें। और फर्स्ट टर्म जो 12th का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही आता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म में। तो इसलिए ये आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको बहुत ही क्लियरली और ध्यान से पढ़ना बच्चों, बिना मिस किए एक एक पॉइंट को एकदम क्लियरली पढ़ो ताकि तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बेसिक क्लियर हो जाए यहाँ पर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, आगे भी आप इससे लाभ उठा सकें या और भी कई सारे कंपटीशन में इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तो देखो जनरली जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट में 4 रॉड्स को लिया था, 4 रॉड लिया था। 2 रॉड उन्होंने इबोनाइट का लिया, इबोनाइट। आपको अगर सर इबोनाइट क्या होता है, तो इबोनाइट एक तरह का डाइलेक्ट्रिक होता है। डाइलेक्ट्रिक बोले तो इंसुलेटर होता है, जैसे तुम जानते हो प्लास्टिक एक डाइलेक्ट्रिक होता है या इंसुलेटर होता है। डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हो या फिर इंसुलेटर बोल सकते हो, ठीक है। प्लास्टिक हो गया, ग्लास रॉड हो गया, ठीक है, ये सारे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर, ओके। तो यहाँ पर इन्होंने 2 इबोनाइट रॉड लिया था और 2 लिया ग्लास रॉड, ओके। 2 क्या ले लिया, ग्लास रॉड ले लिया। इन्होंने क्या किया, जो इबोनाइट रॉड था, इबोनाइट रॉड को कैट फर पर रगड़ा। किस पे, कैट फर। देखो बच्चों एक बात बता दूं तुम्हें कि जब भी हम 2 इंसुलेटेड बॉडी को रब करते हैं तो वहाँ पर चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। जैसे सपोज कर लो कि पहली इंसुलेटेड बॉडी हमने यहाँ पर ले रखी है, ये हमारा पहला इंसुलेटेड बॉडी हो गया, और दूसरा इंसुलेटेड बॉडी हमने यहाँ पर ले रखा है। दोनों बॉडी को अगर तुम एक दूसरे के साथ रब करोगे तो कुछ देर के बाद में उसमें चार्जेज जनरेट हो जाते हैं। तो जनरली वो चार्जेस कहीं से जनरेट नहीं होते, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे सपोज कर लो कि हमारा बॉडी ए है एंड दिस इज बॉडी बी। हमने क्या किया कि दोनों बॉडी को आपस में रब कर दिया ऐसे, ओके। जब हम रब करेंगे तो हो सकता है कि ए का कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज बी में ट्रांसफर हो जाए, पहला कंडीशन तो ये हो सकता है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि बी का कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज ए में ट्रांसफर हो जाए। मतलब यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी है, ए का कुछ चार्ज बी में ट्रांसफर हो सकता है या फिर बी का कुछ चार्ज ए में ट्रांसफर हो सकता है। तो देखो एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ओके। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हमेशा नेगेटिव चार्ज ट्रांसफॉर्म होता है, कभी भी पॉजिटिव चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव नहीं करते। इस चीज को ध्यान में रख लेना। तो कह सकते हो कि अगर ये B नेगेटिव नेचर शो करना शुरू कर दिया, मतलब ऐसे हमें पता चल गया कि ये नेगेटिव नेचर का हो गया, और जो A है एक ऐसा नेचर पॉजिटिव नेचर शो करने लगा, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन A से B में हुआ है, ठीक है ना। कभी भी ये मत कहना कि B से A में चार्ज ट्रांसफर हुआ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि चार्जेस हमेशा कह सकते हो कि जो जिस बॉडी से ट्रांसफ़र होंगे वो पॉजिटिव नेचर शो करेगा और जिसमें ट्रांसफ़र होंगे वो नेगेटिव नेचर शो करेगा। तो यहाँ पर जनरली चार्जेस ए से बी में ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए ए पॉजिटिव नेचर शो कर रहा है और बी नेगेटिव नेचर शो कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ चार्जेस जनरेट हो गए, ऐसा हमें लग रहा है कि यहाँ पे चार्जेस जनरेट हो गए, लेकिन हुआ क्या, जनरली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज हुआ है, ठीक है। अब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो सकता है। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे खेल खेले होंगे, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रख करके ऐसे पेन को रब करके उठाया होगा, उसको उड़ जाता है, ऐसा होता है। करके देखना कभी, अगर एक्सपेरिमेंट नहीं किए हो तो करके देख सकते हो। ऐसा छोटे बच्चे करते हैं, तुम भी कर सकते हो, ठीक है। छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रखो और पेन को रब करो, ऐसे कहीं पे भी हेयर पे रब कर सकते हो, और फिर उसको तुरंत लेकर के जाओ टुकड़े के पास, तो जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े होंगे वो इसके तरफ अट्रैक्टेड होंगे। समझ गए। तो कैसे अट्रैक्टेड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो जा रहा है, एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कागज़ के पीसेस हैं वो इसके तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं। बोलो क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो गया होगा सभी को, यकीनन क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं यार। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज समझ गए हैं। अब एक चीज़ और समझिएगा कि जब चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा तो ये नेगेटिव शो करेगा और एक ऐसा पॉजिटिव नेचर शो करेगा। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने क्या किया, दोनों इबोनाइट रॉड को एक रबिंग सरफेस पर रब किया। कैट फर का मतलब होता है बिल्ली की खाल पर उन्होंने रब किया, और जो दूसरा जो सरफेस था, जो रबिंग सरफेस था, वो था सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ यानी सिल्क का कपड़ा लिया हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, जब दोनों इबोनाइट रॉड को कैट के फर पर रब किया, बिल्ली की खाल पर जब रगड़ा, तो कुछ चार्ज जनरेट हुए। सोचने वाली बात यह है, दोनों इबोनाइट यानी नेचर ऑफ मटेरियल सेम, दोनों को रब किया बिल्ली की खाल पर, तो जो बिल्ली की खाल है दोनों के लिए रबिंग सरफेस भी सेम,
इसका सेंस यह हुआ कि अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा पहले वाले बॉडी में, तो दूसरे बॉडी में ही भी नेगेटिव चार्ज ही जनरेट होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों नेचर ऑफ मटेरियल सेम है और रबिंग सरफेस भी दोनों के लिए सेम है। मीन्स अगर इसमें नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो इसमें भी नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो बच्चों यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, लेकिन जो एक में होगा वही दूसरे में होगा। ओके, एक और चीज़ हमने बताया आपको कि अगर इसमें नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ तो ये कैसा होगा जी, पॉजिटिव नेचर का होगा ना। जाहिर सी बात है कि इसके इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसमिट हो गए तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे, ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को रब किया गया है सिल्क क्लॉथ पे। मीन्स दोनों ग्लास रॉड है तो दोनों नेचर ऑफ मटेरियल सेम है, दोनों को हमने सिल्क क्लॉथ पर रब किया तो रबिंग सरफेस भी सेम है। इसका सेंस यह हुआ कि जिस टाइप का चार्ज पहले वाले में जनरेट होगा उसी टाइप का चार्ज दूसरे वाले में भी जनरेट होगा। अगर हमने माना कि पहले में प्लस चार्ज जनरेट हुआ तो दूसरे में भी प्लस चार्ज ही जनरेट होगा, ठीक है। और यदि इसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, इसका सेंस यह हुआ कि इसमें नेगेटिव चार्जेज आएंगे। मीन्स यहाँ पे जो चार्जेज हैं, चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन इस ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में हो गया है, ठीक है। और इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे, दोनों रबिंग सरफेस को, तो दोनों रबिंग सरफेस एक दूसरे के जस्ट अपोजिट नेचर शो करेंगे। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या है, फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, दोनों इबोनाइट रॉड को एक पास लेकर के गए तो उन्होंने देखा कि दोनों इबोनाइट रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, यानी कि दूर जा रहे थे, ठीक है ना। दोनों इबोनाइट रॉड एक दूसरे से दूर जा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ग्लास रॉड को रख करके देखें, क्या पता ग्लास रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले। तो फिर उन्होंने क्या किया, ग्लास रॉड को एक पास किया। तो जैसे ही ग्लास रॉड को एक पास लेकर के गए तो उन्होंने देखा कि ग्लास रॉड भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, ये भी एक दूसरे से दूर जा रहे थे। मतलब यह हुआ कि नेचर ऑफ मटेरियल सेम है तो चार्जेस सेम थे, यहाँ पर भी नेचर ऑफ मटेरियल सेम है तो चार्जेस सेम हैं। मतलब जो सेम टाइप का चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। और जब एक ग्लास रॉड और एक इबोनाइट रॉड लेकर के जब पास गए तो देखा कि दोनों में बहुत ही शानदार अट्रैक्शन हुआ और दोनों एक दूसरे के पास जा रहे थे। इसका सेंस यह हुआ कि एक ग्लास रॉड और एक इबोनाइट रॉड दोनों जब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब अनलाइक चार्जेस मतलब डिफरेंट टाइप के चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि क्यों लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कहोगे सर पहले ये तो बता दो कि लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज क्या होता है, अभी ये तो बताया नहीं आपने, बस कहने लगे कि हाँ लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो भाई उसको भी डिस्कस कर देते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस के दो टर्म्स होते हैं, पहला लाइक चार्ज और दूसरा होता है अनलाइक चार्ज। मतलब ये दो चार्जेस को मिला करके लाइक या अनलाइक चार्ज बनता है, ठीक है। जैसे दो प्लस प्लस या दो माइनस माइनस जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होंगे तो उसे हम लाइक चार्ज कहते हैं। लाइक चार्ज मतलब होता है सेम टाइप के चार्ज, लाइक चार्ज सेम टाइप मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, इसको हमने बोला लाइक चार्ज। और दूसरा होता है अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, ठीक है। अनलाइक चार्ज में एक प्लस और एक माइनस या एक माइनस और एक प्लस, दोनों क्या हो गए, अनलाइक, डिफरेंट नेचर के हो गए, ठीक है। इन्हें बोलते हैं अनलाइक चार्ज। तो बच्चों जो लाइक चार्जेज होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो कि आपने इस एक्सपेरिमेंट में देखा है। इन एक्सपेरिमेंट में आपको पता चला कि जो लाइक चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। दूसरा जो अनलाइक चार्जेज होते हैं, अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हमें पता चला था इस एक्सपेरिमेंट से कि जब अनलाइक चार्जेज को एक पास लेकर के गए तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है ना। तुम अपने एवरीडे लाइफ में भी देख सकते हो यार, कभी लड़के की शादी लड़के से थोड़ी होती है। अब कहो कि सर हम करा देते हैं, अब करा दो अलग बात है, लेकिन देखो नेचुरल जनरली अगर देखा जाए तो एक लड़के की शादी लड़की से ही होगी, क्योंकि उन्हीं के बीच में अट्रैक्शन होना पॉसिबल है ना। कभी लड़की लड़की के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा या लड़के लड़के के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइक नेचर के होते हैं और लाइक बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कभी नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो अनलाइक चार्जेज होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्जेज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कब चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और कब चार्ज बॉडी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो कुछ पल के लिए वीडियो को पॉज करके मैं इसे इरेज करूँगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा, इस वीडियो को और आगे कंटिन्यू करता हूँ।